का नाम व्याग नहीं होना चाहिए, इसका क्षेत्र का नाम होना चाहिए वाक प्रस्थ। वाक मतलब भाषा, प्रस्थ मतलब तेज, जो भाषा में तेज हो। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मेरी बात समझ में आई, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, यहाँ मैंने काफी काम किया है इतिहास के क्षेत्र में। यहाँ की जो बोलचाल है, यहाँ की जो भाषा है बड़ी खड़ी है। यहाँ तो पिताजी को भी तू कह देते हैं। तो मैंने कृष्ण भगवान उनकी संस्कृत से तो प्रभावित नहीं हो सकते, तो फिर किस चीज से प्रभावित हो सकते हैं? मुझे लगा क्योंकि यहाँ का आदमी जो है हाजिर जवाब बहुत है। हमारे क्षेत्र का आदमी हाजिर जवाब बहुत है। अगर आप उससे कोई प्रश्न करें तो वो उत्तर नहीं देता, बल्कि आपसे प्रश्न कर देता। जैसे मैंने देखा कई बार बागपत बड़ौद की, अगर आप बस में सफर हो जाएं, पांडे जी जैसे पहली बार मान लो आते यहाँ और बस में बैठ जाते मेरठ से या दिल्ली से कि भाई बागपत जाना है, और पड़ोस में इनकी सीट पे कोई हमारे क्षेत्र का व्यक्ति बैठा होता। जब कहीं आदमी नई जगह जाता है तो ये सोचता है कितनी देर में आ जाएगा, कब होगा, ये दिमाग में रहती है बेचैनी। पांडे जी उससे पूछ लेते कि भाई साहब ये बागपत या बड़ौद कितनी देर में आ जाएगा, तो हमारे क्षेत्र का आदमी क्या कहता? पहली बार जा रहा के? मतलब वो इस बात का जवाब नहीं देता, बल्कि इनसे ही सवाल कर देता। तो ये एक विटनेस है। तो मुझे ये लगा कि शायद अगर कृष्ण प्रभावित हुए होंगे तो यहाँ की वाक पटुता से प्रभावित हुए होंगे, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस क्षेत्र का नाम वाक प्रस्थ रखा। और अगर आप वाक प्रस्थ का बार बार उच्चारण करें, वाक प्रस्थ वाकपत वाकपत, तो वाकपत हो जाता है। तो इस क्षेत्र का नाम तो मित्रों महाभारत में लिखा है। तो जो लोग कहते हैं महाभारत काल्पनिक है, तो क्या हमारा बागपत काल्पनिक नहीं है? दूसरी बात आती है पुरातत्व की। अगर आप इस क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर देख लें, ये तो मैं चंदायन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे न जाने कितने अवशेष इस पूरे बागपत जनपद के जगह जगह बिखरे पड़े हैं। पर चंदायन के लोगों को समझ थी, पहचान थी कि वो उस सामग्री को लेकर के इस क्षेत्र में इतिहास को और संस्कृति को जीवित रखने वाले व्यक्ति अमित राय जैन से आपके पास पहुंचे और ये सब कार्यक्रम हो पाया। तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी चीज को समझा। तो अगर हम बात करें पुरातत्व की, तो शायद इस क्षेत्र में सब कुछ भरा पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है उस दृष्टि की। अगर हीरा जमीन में पड़ा है तो उसे कोई नहीं पहचान सकता, पर अगर वो पारखी के पास चला जाता है तो ये बता देते हैं कि वो हीरा है। तो आज हमारे पास बहुत सारे पारखी भी यहाँ मौजूद है, वो ये शायद बता पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो गाँव है चंदायन, इसमें कितने साल पहले से लोग रह रहे हैं। देखिए, जब हम अभी बात करी थी आर्य साहब ने, ये हमारे पूर्वजों का खेत है, हमें पूर्वजों से अपने खेत मिला है। तो उन पूर्वजों के भी पूर्वज कौन थे, ये शायद इस प्रश्न का उत्तर पांडे जी दे पाए। क्यों? क्योंकि जब इस क्षेत्र का उत्खनन होगा, जब इस क्षेत्र की खुदाई होगी, तो शायद कुछ ऐसे तत्व निकल करके आएंगे जिससे हमें यह पता चल पाएगा कि हमारे पूर्वज या हमारे इस बागपत क्षेत्र में कितने सन पहले से, कितने साल पहले से यहाँ आबादी रही है। और आपको जानकर और खुशी होगी, ये हिंडन नदी बहती है, इस हिंडन नदी के किनारे एक गांव है, जिस गांव का नाम है आलमगीरपुर। हिंदुस्तान की किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, कोई नाम मिले या ना मिले, आलमगीरपुर का नाम जरूर मिलता है। ये आलमगीरपुर वो क्षेत्र है जो हिंडन का पूर्वोत्तर कोना है। तो उखलीना के नाम से, उखलीना कल्याणपुर उखलीना के नाम से आलमगीरपुर गाँव। तो अगर हम अपने इतिहास को सामने रख पाए, और एक इतिहासकार की दृष्टि से अगर मैं देखूं, जो थोड़ी संजीदा बात हो जाएगी कि हमारे इतिहास में एक अभी बहुत बार जिक्र आया हड़प्पा सभ्यता, है ना। दो सभ्यताएं को लेकर के हम चलते हैं, एक वैदिक सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। दोनों का हम कोई कनेक्शन आज तक नहीं जोड़ पाए, पर मेरा यह दावा है पांडे साहब कि ये जो क्षेत्र है वो उसके कनेक्शन को जोड़ने में सफल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हड़प्पा की भी साइट्स हैं और यहाँ पेंटेड ग्रेवियर की भी बहुत सारी साइट्स हैं, जिनको हम वैदिक साइट्स कहते हैं। तो शायद उन सारे प्रश्नों का समाधान हमारे इस बागपत जनपद से हो सकता है, जो शायद अभी तक नहीं हो पाया। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2006 में जो उत्खनन हुआ था सिनौली में, उसने विश्व में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े ग्रेवयार्ड को प्रकाशित किया था कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान या शवादान गृह जो है हमें मिला था। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र से भी, चंदायन से भी, जो प्रारंभिक दृष्टि में चीजें सामने आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, अपने बुजुर्गों के बारे में जानना, अपने पूर्वजों के बारे में जानने का हक हिंदुस्तान के हर आदमी को है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग शायद वही कार्य कर रहा है कि हमारे बुजुर्ग कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, वो कब से रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उनकी रहन सहन की प्रक्रियाएं थी, ये सारे हमें जानने का मौका मिलेगा। और शायद इस उत्खनन से बहुत सारे इतिहास के
खुल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई कृष्णकांत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी पुरातत्व के इतिहास के